महाराष्ट्र में अभी बहुत कुछ चल रहा है और खासकर कि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इर्द गिर्द। तो बड़ा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में समर अभी शेष है। कहानी तो वैसे समीर वानखेड़े की है, लेकिन युद्ध अभी बहुत कुछ बचा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि केंद्र और राज्य आपस में एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बॉलीवुड के साथ जो राज्य की सरकार है वो खड़े हुए दिखाई देना चाहती है, और दूसरी तरफ एनसीबी की तरफ से कुछ ऐसा पेश किया जा रहा है कि वो मानो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ, और उसमें बहुत छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे जो शामिल हो गए हैं उनको निकालना चाहते हैं या उनको जेल भेजना चाहते हैं। और दूसरा बड़ा सवाल है वो ये है कि पंच प्रभाकर के आने से क्या क्या बदला है। तो सवाल इंडिया के में ये जो पंच प्रभाकर हैं ये किस तरीके से समीर वानखेड़े और एनसीबी के गले की हड्डी बन चुके हैं, ये अभी हम बात करेंगे। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि ऐसा कब आपने देखा है कि एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या किसी ने भी अपने जो पंच बनाए हों, पंच बनाने का मतलब है इंडिपेंडेंट विटनेस। इंडिपेंडेंट विटनेस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इस बात की ताकीद या तस्दीक की जा सके कि जो सामान जब्त किया जा रहा है या जो कार्रवाई की जा रही है उसके कोई ऐसे गवाह हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि जो स्वतंत्र हैं और जिन पर यकीन किया जाना चाहिए। लेकिन समीर वानखेड़े ने ऐसे नाम चुने जिनका इतिहास या तो काला है या जो पलट गए हैं। तो एनसीबी को इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं। एक तो गोसावी हैं जो कि गायब हैं, अभी तक फरार बताए जा रहे हैं क्योंकि उनको महाराष्ट्र की पुलिस एक चीटिंग के मामले में ढूंढ रही है। दूसरे एक व्यक्ति हैं, उनका रिश्ता बीजेपी से है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। और जो तीसरे हैं पंच प्रभाकर, यानी कि इनका नाम प्रभाकर सहील है लेकिन इनको ये पहले पंच थे इस पूरे लिस्ट में। इनका ये कहना है कि वो तो क्रूज के अंदर थे ही नहीं, वो तो क्रूज के बाहर थे। तो सवाल ये है कि फिर इनको पंच किस तरीके से या किस आधार पर बनाया गया। तो इतनी सारी गड़बड़ियां एक आईआरएस अफसर और खास करके समीर वानखेड़े जो कि ड्रग्स के खिलाफ कोई युद्ध छेड़ना चाहते हैं या लड़ना चाहते हैं ड्रग्स से, उनकी गड़बड़ियां इतनी सारी क्यों हैं। और जो नए इल्जाम लग रहे हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर भी लग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी लग रहे हैं। और ये सवाल जो है वो नवाब मलिक उठा रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं। हालांकि इस बात की में भी कोई दो राय नहीं है कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े आपस में दूसरे से इसलिए भी भिड़े हुए हैं क्योंकि नवाब मलिक के जो दामाद हैं उनको समीर वानखेड़े ने एक ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। और ये भी एक सच है कि समीर वानखेड़े के जो आरोप हैं वो दरअसल उनका जवाब जो नवाब मलिक हैं उनके परिवार ने कोर्ट में दिया है और जमानत भी मिली है नवाब मलिक के दामाद को। तो आज का बड़ा सवाल है कि क्या क्या बदल चुका है एक पंच के पलट जाने से। तो हमारे साथ इस मामले में और जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे साथी मुकेश सिंह सिंगर हैं। मुकेश, ये जो कहानी कल तक मुंबई की थी और बॉलीवुड की थी, अब इसमें दिल्ली का तड़का है क्योंकि दिल्ली में ये कहानी आज आपने जिन ज्ञानेश्वर पांडे को इंटरव्यू किया है उनके पास पहुंच गई है। और ये कहानी अब मुंबई की अकेली नहीं बची है। समीर वानखेड़े को बहुत सारे सवालों के जवाब दिल्ली के अपने अफसरों को भी देने पड़ेंगे। और वो कौन कौन से सवाल हैं जिनका जवाब समीर वानखेड़े मुंबई से आज शाम को 6:30 बजे लेकर उड़ेंगे? देखिए अभिषेक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो मुंबई में चल रहा है उसकी जो हलचल है वो दिल्ली के एनसीबी हेडक्वार्टर में बिल्कुल साफ देखी जा रही है। यहाँ पर सुबह जो डीजी एनसीबी हैं एसएन प्रधान, उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग में जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं वो भी शामिल हुए थे। और इस मीटिंग में जो मुंबई में चल रहा है, जिस तरह के एलिगेशन लगे हैं वो काफ़ी सीरियस एलिगेशन हैं। तो इसको लेकर एसएन प्रधान ने ये बात कही कि ये काफ़ी सीरियस एलिगेशन है और उसकी जाँच बहुत ज़रूरी है। तो मुंबई से जो रिपोर्ट आई थी एक मेल के द्वारा, उसकी जांच उन्होंने अपने चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो ज्ञानेश्वर सिंह हैं उनको दे दी है। अब ये जांच करेंगे कि आखिर जिस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने की बात कही गई है, और जो पूरे जो आई विटनेस इस केस के हैं प्रभाकर सैल, उन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं तो उनके तमाम जो एलिगेशन हैं उस पर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है एनसीबी का वो जाँच करेगा। और कल या परसों में जो ज्ञानेश्वर सिंह हैं वो अपने टीम के 2 लोगों के साथ मुंबई जाएंगे। वहाँ पर इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो एनसीबी के अधिकारी हों, चाहे शाहरुख खान के मैनेजर हों या फिर इस केस के गवाह हों,
कुल 9 गवाह इस केस में हैं, जिसमें 3 गवाह जो हैं उनको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वो सभी से पूछताछ करेंगे, एनसीबी के ऑफिशियल्स जिन पर एलिगेशन लगे हैं उनसे पूछताछ करेंगे। इसी बीच की जानकारी मिली है कि जो समीर वानखेड़े हैं जिन पर ये आरोप लगे हैं वो शाम को 6:30 बजे दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर हालांकि उनका कहना ये है कि वो अपने निजी काम से आ रहे हैं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर आने के बाद वो डीजी एनसीबी से मिलेंगे और इस मामले में अपनी सफाई देंगे। जो कुछ चल रहा है इस केस के बारे में वो सारी बातें बताएंगे। तो ये जानकारी अभी तक मिली है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इस केस का एक और मुख्य गवाह है गोसावी, उसके बारे में जानकारी मिली है कि वो बहुत जल्दी ही सरेंडर करने वाला है। उसने कुछ लोगों से बातचीत की है जिसमें वो कह रहा है कि वो सरेंडर करेगा, लेकिन सरेंडर कहाँ करेगा, दिल्ली में करेगा या मुंबई में करेगा, ये हमें देखना होगा। लेकिन उसके सरेंडर करने की भी अटकलें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर जो मुंबई में चल रहा है उसको लेकर दिल्ली के एनसीबी हेडक्वार्टर में हलचल है और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो इस केस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जी जी मुकेश, एक और बात है, मुझे बताएं कि ये जो पंच होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि सारा सवाल, सारी जो केस था समीर वानखेड़े ने जो तैयार किया था आर्यन खान के खिलाफ, वो पंच के आधार पर किया है। क्योंकि पंच के सामने वो गए, पंचों उनको किसी एक एनोनिमस टिप मिली, यानी कि किसी आदमी ने उनको जानकारी दी। वो जानकारी हो सकता है किरण गोस्वामी ने दी, जो जिस तरीके से ये जो प्रभाकर साहिल सामने आए हैं उनके हिसाब से लगता है। तो ये सब जानकारियां मिलने के बाद ये जो पंच का काम होता है वो क्या होता है अमूमन ऐसे पुलिस या केस में या ऐसे एनसीबी के केस में, और इसका पलट जाना या इसका ये कहना कि इसमें कुछ गड़बड़ झाला है, तो ये किस तरीके से प्रभावित करता है किसी भी केस को? देखिए, जो पंच होता है उसको हम अगर सिंपल भाषा में कहें तो वो एक तरह से पूरे केस का विटनेस होता है। खास तौर से जब कहीं भी कोई भी एजेंसी कहीं कोई सामान बरामद करती है तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस जो आई विटनेस होते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। उनके सामने ही सामान की बरामदगी होती है और जो बरामद करने के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर उनके साइन होते हैं और वो साइन मौके पर ही होते हैं। तो इनका जो रोल है, पंच का जो विटनेस का रोल होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इस केस में कुल 9 विटनेस हैं, जिसमें से एक विटनेस जो प्रभाकर सेल है वो हॉस्टाइल कर गया है, लेकिन बाकी के जो विटनेस हैं वो फिलहाल अभी हॉस्टाइल नहीं किए हैं। हालांकि उसमें से 2 और ऐसे विटनेस हैं जिनकी भूमिका को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब मैं सुबह एनसीबी के दफ्तर में था वहाँ पर भी ये बात हो रही थी कि जो इस केस में आई विटनेस बनाए हैं उनको बनाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। ये बात एनसीबी के बड़े अधिकारी अनौपचारिक तौर पर मान रहे हैं कि जो इस केस में आई विटनेस बने हैं उनमें कुछ विटनेस ऐसे हैं जिनको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और शायद उनको विटनेस ना बनाते तो ठीक होता। तो ये चर्चा चल रही है। लेकिन आपने जैसा कहा कि क्या किसी पंच के या विटनेस के हॉस्टाइल होने से इस केस में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पूरा केस जो है वो आपका खड़ा है विटनेस पर, और इसके साथ में जो आपको बाकी एविडेंस मिले हैं उन पर केस पूरा खड़ा हुआ है। और इसी बीच अगर कोई विटनेस हॉस्टाइल होता है तो उसका केस में फ़र्क निश्चित तौर पर पड़ता है। लेकिन इस केस में 9 गवाह हैं, जिसमें से एक गवाह हॉस्टाइल हुआ है। क्या बाकी जो गवाह हैं वो अपनी गवाही पर कायम रहेंगे और इनके पास ऐसे क्या क्या सबूत हैं जिनके बेस पर ये केस कोर्ट में टिकेगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ सुनील सिंह भी जुड़ गए हैं। सुनील, आज एनसीबी के दफ्तर में भी बहुत सारी हलचल है। पहले तो ये बताएं कि ये जो नए आरोप लगे हैं, आज समीर वानखेड़े ने क्या क्या जवाब दिए हैं, क्योंकि आज उनके ट्विटर अकाउंट से उनके परिवार के बहुत सारे लोग भी सामने आ रहे हैं। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट का मसला है, जिसमें जो ट्वीट किया गया है महाराष्ट्र के मंत्री की तरफ से, तो उसके आने के बाद, और ये संजय राउत भी इसमें कूदे हैं, संजय निरुपम भी इसमें कूदे हैं। तो ये इतने सारे लोग क्यों कूद रहे हैं? अगर वो क्या जताना चाहते हैं, और समीर वानखेड़े ने अब तक अपनी तरफ से क्या क्या कहा है? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि ये जो मामला है ये अब सिर्फ एक सामान्य ड्रग्स का मामला न रह के राजनीतिक मामला हो चुका है, जिसमें कि केंद्र है एक तरफ यानी बीजेपी और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है यानी तीनों पार्टियां हैं। जिस तरह से नवाब मलिक जो एनसीपी के मंत्री हैं, प्रवक्ता भी हैं,
लगातार हमले बोल रहे हैं और कुछ न कुछ ऐसे उजागर कर रहे हैं, वो सीधा हमला उनका जो है वो समीर वानखड़े जो है जोनल डायरेक्टर उनके खिलाफ है। आज उन्होंने एक जन्म प्रमाण पत्र सार्वजनिक किया है और जिसका लबोलुआब यह है कि उसमें जो समीर वानखड़े हैं उनके पिता का नाम दाऊद वानखड़े दिखाया गया है। और तो उस लिहाज से एक कोशिश की गई है उठाने के कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई है और वो लिखा गया है उसमें कि यह है फर्जीवाड़ा। तो उससे संदर्भ में जो जवाब आया है समीर वानखड़े की तरफ से उनका, और उनकी पत्नी ने भी एक ट्वीट किया है और सार्वजनिक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका जवाब दिया है कि नवाब मलिक मंत्री को बहुत आदत है दूसरों के परिवार में ताका-झाकी करने की, ये ठीक नहीं है। और इनकी तरफ से हालांकि बहुत कॉन्फिडेंस जवाब आया समीर वानखड़े की तरफ से कि उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। वो उनके पिता का नाम है, वो हिंदू परिवार से हैं और इन्होंने शादी की थी दूसरी, लेकिन वो शादी को बाद में 2016 में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसमें तलाक हो गया था और अब बाद में उन्होंने फिर तीसरी शादी की है। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, ये सिर्फ एक आरोप है और बहुत ही घटिया किस्म का आरोप है जो कि उनके परिवार पर लगाया जा रहा है, एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है, ये उनका कहना था। उन्होंने आज सेशन कोर्ट में जाके 2 एफिडेविट भी दिया है जिसमें कि एक एनसीबी की तरफ से दिया गया है कि उसके पंच हॉस्टाइल किए जा रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, और दूसरा इनकी एक तरफ से दिया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि अभी जो आरोप लग रहे हैं उसका किसी तरह से मुकाबला किया जाए, इस तरह की कोशिश है। और इस वजह से आज ये हुआ है कि आज जांच में कोई प्रगति नहीं हो पाई। अनन्या पांडे को सुनील, इसके पहले कि मैं ब्रेक लूं, वक्त की थोड़ी सी, बिल्कुल सुनील, ये एक जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आर्यन खान किसी के मोबाइल के साथ स्पीकर पे बात कर रहे हैं, लेकिन उस वाली वीडियो में एक शख्स बैठा और दूसरा शख्स भी बैठा हुआ है जो कि जॉगिंग ड्रेस में है और स्लीपर्स पहने हुए हैं। उनके बारे में क्या आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वो अब एक नई कंट्रोवर्सी या नए विवाद को जन्म दे रहे हैं जो आर्यन खान के साथ इसी वक्त में मौके पर मौजूद थे या कहीं पे बैठे हुए हैं किसी दफ्तर में। जी, दरअसल ये जो तस्वीर है ये एनसीबी दफ्तर की है, जो ये एनसीबी दफ्तर है उसके ऊपर जहाँ पे पूछताछ हो रही थी, और साथ में किरण गोसावी है। तो साफ तौर पर ये तस्वीर जो है 2 तारीख की ही हो सकती है, क्योंकि 3 तारीख के बाद से किरण गोसावी का कोई अता पता नहीं है। वो जो शख्स हैं वो भी एक होटेलियर हैं और वो ड्रग्स के मामले में ही पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका नाम है कुणाल जानी, इस तरह का कुछ नाम उभर कर आया था, और ये सवाल उठाया गया था कि आखिर ये क्यों वहाँ पर हैं और वहाँ क्या कर रहे हैं। तब एनसीबी की तरफ से ये बताया गया कि वो उस समय गिरफ्तार थे ड्रग्स के दूसरे मामले में और पुलिस हिरासत में थे, यानी कि एनसीबी की हिरासत में से, इसलिए वहाँ पर थे। लेकिन ये जो मामला है इसमें कहीं ना कहीं अगर और हम जाएंगे और जो आरोप लग रहे हैं उसमें देखेंगे तो वो भी उनके संबंध बहुत लोगों के साथ देखे गए हैं और दोनों पक्षों की तरफ से देखे गए हैं, ये भी उभर कर सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है और उस शख्स जो फिल्म में दिखाई दे रहा है वो भी एक रहस्य है, उसके और भी आगे जाके ज्यादा जानकारी निकल सकती है कि आखिर उनका क्या संबंध रहा है। बिल्कुल। और ये जो वीडियो में तमाम लोग हैं, किरण गोसावी हैं, आर्यन खान हैं, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे थे इसमें एक और व्यक्ति हैं, वो मौके पर क्या कर रहे थे। आर्यन खान के अगर परिवार से उनकी बात कराई जा रही थी तो उस सब के बीच में इनको ये तस्वीर में क्यों कैद हो गए। और ये भी बड़ा सवाल है कि आप उनको बैठे हुए जिस तरीके से देखेंगे तो कोई व्यक्ति हिरासत में अगर है तो इतने इत्मीनान से कैसे बैठा रहता है, वो ये एक बड़ा सवाल है। बहुत इत्मीनान के साथ आपको वो आराम तलबी में बैठे हुए दिखाई देंगे। इनके रिश्ते किन किन के साथ हैं और किन किन अफसरों के साथ हैं महाराष्ट्र में, किन किन एनसीबी के अफसरों के साथ हैं, या है भी या नहीं है, बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं दोनों तरफ से, यानी कि सरकार में बैठे मंत्रियों की तरफ से भी और उन लोगों की तरफ से भी जो कि इस केस में या अन्य केसों में एनसीबी के पीड़ित बताए जाते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद सोहित से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे ये जो प्रभाकर साहिल हैं इनके बारे में कि इनके आने से क्या क्या बदला है। और हमारे साथी सोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं और ये जो पंच नए आए हैं, पहले विटनेस थे प्रभाकर साहिल, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी है सोहित?
अभिषेक, देखिए जो प्रभाकर सहील हैं, उनके जो वकील हैं तुषार खंडारे जी, वो हमारे साथ हैं। आज आप लोग पहले सीपी ऑफिस गए और उसके बाद आप लोग गए सहार पुलिस स्टेशन। क्यों गए आप लोग, क्या मांग की पुलिस से और क्यों आपको लग रहा है कि सुरक्षा चाहिए, क्या कुछ मांग की गई आपकी ओर से? एक्चुअली ये केस में इम्पोर्टेंट विटनेस प्रभाकर सहील, जिनका पंचनामा भी है और इम्पोर्टेंट विटनेसेस भी है, उनको ऑलरेडी एनसीबी ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद में एक्चुअल जो फैक्ट है वो बाहर नहीं आई थी, इसके लिए हम लोगों ने खुद होकर एफिडेविट दे दिया है। जो हम लोग को लेट पता चला कि कोई भी फैक्ट सामने आई नहीं, इसलिए हम लोग ने एफिडेविट फाइल कर दिया और कल मीडिया के सामने ऑफिशियली स्टेटमेंट भी दे दिया है कि ये ट्रैप में इलीगल चीजें कुछ हो गई है, ये ट्रैप में कुछ करप्शन भी हो चुका है। तो इसकी जो फैक्ट है वो ऑलरेडी हम लोग ने नरेट कर दिया है, एफिडेविट भी किया है। उसके बाद में एक विटनेस काफी दिन से वांटेड था, तो हम लोग को डर लगा कि हमारा कुछ हो ना जाए, इसलिए मेरे क्लाइंट ने मेरे को अप्रोच करने के बाद में मैं सीधा जॉइंट सीपी क्राइम भारंबे साहब के पास गया। भारंबे साहब को मैंने प्लीडिंग कर दी और मैंने एप्लीकेशन मूव किया। एप्लीकेशन के बाद में उन्होंने ऑफिशियली एएसआई विथ वेपन हमको सिक्योरिटी दे दी। उसके बाद में बोले ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से आप अपनी कंप्लेंट, हम लोग, मेरा क्लाइंट अंधेरी में रहता है, इसलिए बोले कि सार पुलिस स्टेशन में चले जाए। तो वी वेंट टू सार जाते वक्त भी उन्होंने हमें पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया विथ व्हीकल। फिर सार में जाने के बाद हम लोग ने वहाँ पे भी हमारा रिटर्न सबमिशंस, हमारे एफिडेविट्स दे दिए, विथ एविडेंस दे दिए। अभी हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं पुलिस की कि ऑफिशियली इसमें मैटर में ध्यान देके जो भी जस्टिस है जल्द से जल्द दे देवे, क्योंकि इसमें नेशन और करप्शन इन्वॉल्व है। आपने जो कंप्लेन फाइल की है लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कंप्लेन में आपने क्या मांग की है उसके बारे में बता दें। कंप्लेंट में हमने ये मांग की है जो भी करप्शन हो चुका है, इसमें पार्ट पेमेंट भी पेड हो चुका है, उसकी एविडेंस हम लोग ने अथॉरिटीज को दिया है। क्या एविडेंस भी है आपके पास? एविडेंस हमारे पास में उनके फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, हमारे मोबाइल से लिए हुए कुछ वीडियोज है। ट्रैप के दरमियान जो वीडियो एनसीबी के पास, एनसीबी नहीं दे रही, वो वीडियोज भी हम लोग ने दे दिया है। अभी उसके आगे ये बोलना है कि जो एविडेंस दिया उसके आगे उसको फेवर करके पुलिस ने इनिशिएट एक्शन लेना चाहिए, और उनको लगता है तो एफआईआर लेना हमारी मांग है। अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लेंगे, कैसे लेंगे, दे विल डिसाइड। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है? अभी जो आप कह रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अब इसके आगे आप क्या चाहेंगे? और एक सवाल ये भी है कि जब ये पूरी रेड 2 और 3 तारीख को हुई और जो एफिडेविट है वो 15 से 20 दिन के बाद आई, इसकी क्या वजह आप बता रहे हैं? रेड 2 और 3 तारीख को हो गई, वही टाइम पे हमारा स्टेटमेंट भी ले चुका था, लेकिन उसके बाद में ओरिजिनल फैक्ट कोर्ट के सामने भी नहीं है और न्यूज में भी दिखाई नहीं दी। तो फिर हम लोग ने सोचा कि ओरिजिनल फैक्ट कहाँ पे, इसलिए हम लोग इतना टाइम लगा कि हमें लगा आज नहीं तो कल तो फैक्ट सामने आ जाएगी, लेकिन ओरिजिनल फैक्ट आने के लिए तैयारी नहीं, इसलिए हम लोग ओरिजिनल फैक्ट देने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। हम लोग आपके सामने आने से पहले हम लोग पुलिस स्टेशन में चले गए, हम लोग ज्वाइंट सीपी के पास चले गए, फिर मीडिया के पास चले आए। हम लोग को माइलेज के लिए आए नहीं, लेकिन हम लोग को जस्टिफाई करना है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, स्टेट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हम लोग को जस्टिस देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो बातें इनके सामने आई वो उन्होंने पहले पुलिस के सामने रखी, कुछ सबूत देने की भी बात की जा रही है, जिसके बाद सुरक्षा पुलिस की ओर से दी गई है और इन्होंने लिखित में शिकायत भी दी है। अभिषेक, बिल्कुल। और जो प्रभाकर सहील है वो कह रहे हैं नेशन और करप्शन का मामला है। वक्त एक ब्रेक का है। सवाल इंडिया के में हम लगातार बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या समर शेष है, क्योंकि लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है, राज्य और केंद्र की, और इस सब के बीच में फंसे हुए हैं आर्यन खान और अनन्या पांडे जैसे लोग जिनकी उम्र बेहद कम है और जो हो सकता है ड्रग्स से पीड़ित भी हों और ड्रग्स लेते भी हों। दोनों बातें हो सकती हैं, ये कोर्ट का काम है जांच करना। लेकिन इस सब के बीच में समीर वानखेड़े जांच के घेरे में है और उनके खिलाफ जांच करने वाले हैं चीफ विजिलेंस अफसर ज्ञानेश्वर सिंह। क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो आरोप लगे हैं, एक गवाह ने काफी संगीन आरोप लगाए हैं आप लोगों पर, क्या कहना है उस पर? एक स्वतंत्र गवाह की तरफ से सोशल मीडिया पर एक एफिडेविट सर्कुलेट किया गया था, जिसपे हमें अपने दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से उप महानिदेशक साहब का रिपोर्ट और मेल प्राप्त हुआ। मुख्यालय में हमारे महानिदेशक ने उस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर की है, जो कि सतर्कता विभाग करेगा। तो क्या इंक्वायरी शुरू हो गई है? जी, इंक्वायरी के आदेश हो गए हैं। कोई भी बात जो हमारे संज्ञान में आती है, अगर हम जांच करना उचित समझते हैं तो हम उसकी खुद भी जांच करेंगे, और हमारा जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कोर्ट के सुपरविजन में होता है।
और हम एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम अपना पूरा ट्रांसपेरेंट वे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इंक्वायरी करेंगे। देश के गृह मंत्री इस वक्त में जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं और उन्होंने आज लोगों से बातचीत करते हुए अपना जब भाषण दे रहे थे तो अपना बुलेट प्रूफ ग्लास, जिसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर में दिया जाता है, लगाना पड़ता है ताकि आतंकियों के निशाने पर न रहें, उसे हटवा दिया। श्रीनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस कांच को हटवाया और गृह मंत्री शाह ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सीधे बात करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि अब आप लोग अपने दिल से डर को बाहर निकाल दें। पाकिस्तान से बातचीत करने की फारूक अब्दुल्ला की सलाह पर गृह मंत्री ने कहा कि बात करना होगा तो कश्मीर के युवाओं के साथ करूंगा।